हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में एसएसटी का पेपर करेंगे। एसएसटी का सेट 5, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट ये कौन सा है? प्रैक्टिस सेट 3 है, क्योंकि हम 2 पार्ट्स में कराते हैं 50-50 क्वेश्चन, इसलिए ये कौन सा हो गया? सेट 5। आज प्रैक्टिस सेट 3 स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा एक है? जो भी एग्रीकल्चर के लिए फिनेंस में आगे रहते हैं, सोर्सेस जो भी बैंक हैं और भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो उनमें से सबसे बड़ा स्रोत उन्होंने पूछा है। तो उसमें कौन सा है? कमर्शियल बैंक है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक है। इसका हमें सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, हो सकता है दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का भी पूछ लें। तो देखिए, कमर्शियल बैंक यानी कि जो वाणिज्य बैंक है वो सबसे ऊपर है, उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, अप्रॉक्स 75 पॉइंट समथिंग है। और उसके बाद आता है, अगर हम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें, घटते सीक्वेंस में चलें, तो उसके बाद आता है आपका कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि ये सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनका अप्रॉक्स रहता है इस बार 12 पॉइंट समथिंग परसेंटेज इनकी है, 12.25 है। उसके बाद आता है आपका ये रूरल एरियाज़ बैंक, ठीक है। इनका भी 12 में है, लेकिन इससे कम है, ठीक है। तो इनकी परसेंटेज भी पता हो, 12.0 समथिंग है कुछ। तो सबसे ज़्यादा किसका है? वाणिज्यिक बैंक का है, यानी कि कमर्शियल बैंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? देखिए, इसकी फर्स्ट जो समिट हुई थी, फर्स्ट शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था न्यू दिल्ली में। इसको याद रखिएगा कि इन्होंने कहा है शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, ना कि इसका अनाउंसमेंट कहाँ पूछा गया। तो देखिए, अनाउंसमेंट तो इसका वहाँ पेरिस में हुआ था। कब? 2015 में, जब चल रही थी क्या? COP21 जब हो रही थी, तब इसका अनाउंसमेंट हुआ था इंडिया के थ्रू। और उसके बाद इसकी फर्स्ट समिट जो हुई वो हुई 2018 में हुई न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो 2018 में न्यू दिल्ली में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, इसे याद रखिएगा। और इसके साथ ही इसका जो सेकंड समिट हुई थी वो भी न्यू दिल्ली में हुई थी। वो कब हुई थी? नेक्स्ट ईयर 2019 में। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ISA कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? अब क्योंकि इंडिया इसका इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव मेंबर है इंडिया, तो इसका हेड क्वार्टर है गुड़गांव, यानी कि जिसे हम गुरुग्राम भी कहते हैं, ठीक है। गुरुग्राम, हरियाणा, हेड क्वार्टर भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 38th पैरेलल बॉर्डर लाइन, समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? देखिए, इसमें पूछा जाता है लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के अकॉर्डिंग बॉर्डर लाइंस जो होती हैं उनका कुछ नाम भी होता है, या फिर उनको न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी दी जाती है। तो जैसे 10वीं पूछी जाती है, 10th, तो वो अंडमान निकोबार को डिवाइड करती है। वैसे ही 38 किसको करती है? तो 38 करती है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से। ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से। नेक्स्ट है, यूपी की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, यानी कि कमर्शियल जो फसल कहते हैं वो क्या है? तो वो है गन्ना। अब देखिए, गन्ने के बारे में अगर हम बात करें तो यूपी जो है गन्ने का बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है। और ये किस में आता है? ये नकदी फसलों में आता है। नकदी फसलें पता है, जो पूरी की पूरी एक्सपोर्ट हो जाती हैं, तो उन्हें नकदी फसलें कहते हैं। तो गन्ना जो है नकदी फसलों में आता है, और ये इसकी कमर्शियल फसल भी है। अच्छा, गन्ने के लिए जो यहाँ का नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए? तो गन्ने का प्रोडक्शन इसलिए यहाँ पर अच्छा खासा है क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वांचल साइड जो एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक जो बारिश कहलाती है वो जहाँ पे होती है, ऐसे एरियाज़ में वहाँ पे होता है ये। और इसकी सॉइल जो होती है वो एलुवियल सॉइल हम लोग के यहाँ बहुत होती है, जिसे हम हिंदी में दोमट मिट्टी कहते हैं। तो एलुवियल सॉइल जो होता है, इसका परसेंटेज भी हमारे यहाँ काफ़ी है।
तो ये वाली सॉइल जो है, इस वाली सॉइल की ज़रूरत होती है गन्ने के फसल के लिए। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा खासा है यूपी में। नेक्स्ट है, यूपी में आंवला की पैदावार वाला प्रमुख ज़िला निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन है, तो इससे पूछा जाता है कि कौन सा ज़िला इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए। उनमें से आंवले की अगर हम बात करें तो ये प्रतापगढ़ इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रतापगढ़ में बहुत होता है ये। अब इसकी किस्मों की अगर बात कर लें, किस्मों से भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी कौन सी स्पीशीज़ जो होती हैं ये किसकी स्पीशीज़ है, नाम पूछ लेते हैं सीधा। तो इसमें आसान भी है याद रखना, नरेंद्र 9, नरेंद्र 10, और एक होती है बनारसी, और एक होती है कृष्णा, कृष्णा। तो ये कुछ इसकी स्पीशीज़ हैं जिनके नाम हैं आंवले की। प्रतापगढ़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड्रकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने, ठीक है, विलियम जोन्स ने ये पहचान की थी सैंड्रकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट, भारत की कल्याणकारी राज होने का विचार पाया जाता है। देखिए कल्याणकारी राज होने का जो ये थॉट जो मिलता है ये कहाँ पे मिलता है? ये पूछ रहे हैं कि प्रीएम्बल में मिलता है, प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं, या फिर फंडामेंटल राइट्स में मिलता है, या फिर डीपीएसपी में मिलता है। तो देखिए ये मिलता है हमें प्रीएम्बल और डीपीएसपी में। डीपीएसपी में तो पूरा आर्टिकल ही है हमारा, कौन सा आर्टिकल है? 38, आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग कल्याणकारी राज होने की हमें क्या मिलती है? थॉट पता चलता है। अब प्रियम्बल में कैसे? प्रियम्बल में ये वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये माना जाता है कि जो प्रियम्बल हमारा है उसको जब हम रीड करते हैं, समझते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व है, अंदरूनी तौर पर जैसे हम कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसमें क्या है? इंक्लूड है। ये वर्ड स्पेशली नहीं यूज़ हुआ है, लेकिन ये उसमें इंक्लूड है। तो ये माना जा रहा है कि ये दोनों चीज़ें कहाँ मिलती हैं हमें? प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्वों में, यानी कि ए और सी दोनों में। फंडामेंटल राइट्स में इसका जिक्र नहीं है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये सबको पता है। मेगस्थनीज को कौन लाया था? सेल्यूकस लाया था। सेल्यूकस कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का दामाद था, और वो अपनी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी करवाता है, और फिर ये क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का इशू होता है, इस वजह से मेगस्थनीज को भेजता है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो ये मेगस्थनीज आके रहता है और फिर वहाँ के पूरे कल्चर को, इंडिया को समझता है, और एक बुक लिखता है इंडिका, जो कि बहुत फेमस है, पूछी जाती है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ये यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। अब देखिए ये खिलाफत आंदोलन तो हो रहा था टर्की में, है ना, वहाँ पर जो क्या कहते हैं उससे, पॉलिटिकल जो हेड बनने की वो चीज़ होती है ना, कि कौन आके हमारा हेड बैठे, तो उस पर ये खिलाफत आंदोलन वहाँ पर चल रहा था, मुस्लिम्स कर रहे थे इसको। तो उनको और वहाँ पर भी किसके अगेंस्ट था? अंग्रेज़ों के अगेंस्ट था। तो गांधी जी को ये लगता है कि अगर हम भी क्योंकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आंदोलन चलाते हैं, तो अगर ये भी मुस्लिम्स आके मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो आंदोलन चला रहे हैं, तो इसलिए गांधी जी इसको समर्थन देते हैं और इसको आगे बढ़ावा देते हैं। अब देखिए ये कैसे पूरी प्रोसेस कैसे होती है। खिलाफत आंदोलन तो चल रहा है, पहले में इसकी डेट पता होनी चाहिए। देखिए ये होता है 23 नवंबर में 1919। ईयर ज़रूर, कम से कम ईयर याद रखिएगा, भले ही डेट ना याद हो कोई बात नहीं, पर ईयर याद होना चाहिए। 1919 में खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है। तो अब उसके बाद क्या होता है, इधर आईएनसी सेशन चल रहे होते हैं, तो 1919 में आईएनसी सेशन चलता है अमृतसर में। वहाँ पर जो है इस आंदोलन को बढ़ावा दिया जाता है। अब और ये कौन देता है? ये गांधी जी देते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें मेन इस आंदोलन में यही देखने को मिलता है, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा सकते हैं ना, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिलती है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इस वाले आंदोलन में। नेक्स्ट है, निम्न में से किससे भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं माना जाता है? संघीय लक्षण मतलब क्या? फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माने जाते हैं। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ये फेडरल है।
पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये क्या है, ये यूनिटरी है। तो उसे लिखित संविधान ये भी फेडरल में ही आता है। एक इकहरी नागरिकता ये यूनिटरी है। सिंगल सिटीजनशिप, स्वतंत्र न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये भी फेडरल में आता है। यूनिटरी में और इधर फेडरल में। यूनिटरी में आता है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, इकहरी नागरिकता यानी कि यही हमारा राइट हो जाएगा। सिंगल सिटीजनशिप आता है, प्लस गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो होता है किसके थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू, ये आता है। और इमरजेंसी जो होती है, इमरजेंसी लागू करना, ये भी यूनिटरी कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें पावर क्या होती है, एक बॉडी के पास चली जाती, सेंटर के पास चली जाती सिर्फ। इसके बाद जो पार्लियामेंट के पास पावर होती है समझौतों को लेकर, पार्लियामेंट के पास जो पावर होती है, ये सब चीज़ें यूनिटरी कैरेक्टर शो करती हैं। अब फेडरल कैरेक्टर कौन शो करता है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, तो ये क्या हो गया, फेडरल हो गया। फेडरल क्या मतलब है, जहाँ पर सेंटर स्टेट दोनों आएंगे। जहाँ पर यूनिटरी क्या है, जहाँ पर या तो सेंटर होगा या तो स्टेट, कोई एक होगा, तो ये डिफरेंस होता है। अब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर स्टेट ये किस में आ जाएगा, फेडरल में आ जाएगा। इसके अलावा आपकी जुडिशरी जो है वो सुप्रीम है, और सुप्रीम होने के साथ साथ क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि हम कहेंगे सर्वोच्च है और स्वतंत्र है जुडिशरी। इसके अलावा बाई कैमरल लेजिस्लेशन, जैसे हम कहते हैं द्विसदनी विधानमंडल, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन, ये सारी चीज़ें जो आती हैं फेडरल में आती हैं। तो यहाँ पर हम देख के समझ पा रहे हैं कि इकहरी नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप क्या है, वो एक संघीय लक्षण नहीं है, बाकी सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेज़ों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो देखिए फर्रुखशियर थे जिन्होंने ये शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। इन्होंने क्या कहा था कि आप टैक्स देंगे एनुअली, कितना, एनुअली देंगे कितना, 3000 टैक्स देंगे। इसके बाद कोई भी इंटरफेयर आपके ट्रेड में नहीं करेगा। तो ये किसने किया था, ये फर्रुखशियर ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है। देखिए लाहौर सेशन जो है, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था INC का, ये हुआ था 1929 में, तो ये रॉन्ग हो गया। 1931 राजगुरु को फांसी, ये बिल्कुल सही है। 1931 में राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इन तीनों को फांसी हुई थी 1931 में। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो भी 31 में हुआ था। नेक्स्ट है 1921 असहयोग आंदोलन, बिल्कुल गलत है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। देखिए ईयर याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 1920 रॉलेट सत्याग्रह, बिल्कुल गलत। रॉलेट कब हुआ था, जब खिलाफत हुआ था, कब, 1919 में। तो पहले क्या हुआ था, रॉलेट हुआ था, खिलाफत हुआ था 1919 में। इसी में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर भी हुआ था। फिर 1920 में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से असहयोग आंदोलन बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को फांसी हुई थी। इसके अलावा लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 में हुआ था। और लाहौर सेशन भी 1929 में हुआ था। दो चीज़ें हुई थी, लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस, सॉरी ये तो सेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी लाहौर का कॉन्स्पिरेसी केस भी 1929 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कैगा कर्नाटक, ये बिल्कुल सही है। रावतभाटा राजस्थान, बिल्कुल सही है। मुपांदल तमिलनाडु सही है। एन्नोर मेघालय नहीं, एन्नोर भी कहाँ है, तमिलनाडु में ही है। तो याद रखिएगा, कैगा कर्नाटक, रावतभाटा राजस्थान, मुपांदल तमिलनाडु और एन्नोर कहाँ है, तमिलनाडु में। तो कौन सा नहीं है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, ये 3 स्ट्रिप्स होती हैं, बीच में ये सर्कल होता है चक्र, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। तो ये किसका सिंबल है,
ये है जस्टिस का, न्याय का। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। देखिए राष्ट्रपति या तो उसे मतलब वो रिज़ाइन कर देता है अपने उससे, या फिर उसकी डेथ हो सकती है, या फिर उसको निकाला जाता है, मतलब उसके गलत कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, उन बेसिस पे उसे उस पोस्ट से हटाया जाता है। तो उसका जगह जैसे ही खाली होती है तो कितने टाइम के अंदर अंदर दूसरा वहाँ पर अपॉइंट हो जाना चाहिए, तो ये होती है 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर अंदर ये उसका जगह भर जानी चाहिए। नेक्स्ट है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857, अच्छा देखिए 1857 जो रिवोल्ट हुआ था उसमें जो शिक्षित मध्य वर्ग था, यानी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उसने सपोर्ट नहीं किया था, बल्कि ऐसा भी नहीं कि वो अगेंस्ट में था, ना ही वो सपोर्ट कर रहा था, बल्कि उसने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया था। तो इसमें ना ही ये सही होगा, बल्कि विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, क्या कहते हैं जिससे दूरी बनाए रखी थी, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था इस रिवोल्ट में। किसने? जो पढ़ा लिखा वर्ग था, शिक्षित मध्य वर्ग था, मिडिल क्लास लोग। नेक्स्ट, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने किया था। देखिए इसको शुरुआत किसी और ने की थी, एक थे भगत जवाहर मल। ठीक है, भगत जवाहर मल ने ये शुरू किया था, कूका आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? 1840 में किया था, 1840 में किया था। उसके बाद ये क्या हुआ था कि धीरे धीरे ये, इसमें मतलब ये था एक तरीके से जो कहते हैं कुछ रिलीजियस शुरू हुए थे जो अपने रिलीजन को प्योर कर रहे थे, जैसे उधर क्या कहते हैं हिंदू धर्म भी हुआ था, मुस्लिम रिलीजन भी हुआ था, इसी तरह ये इनका सिख भी धर्म जो है उसको प्योर करने के लिए कुछ चेंजेस कर रहे थे। तो उसमें बाद में क्या होता है, ये एक पॉलिटिकल रूप ले लेता है, पॉलिटिकल रूप ले लेता है। तब इसको कौन संगठित करता है? गुरु राम सिंह करते हैं। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो कभी भी भगत सिंह जवाहरमल का ऑप्शन में हो और तो ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या है, कि ये शुरू किसने किया, या फिर इसको किसने ऑर्गेनाइज किया, या फिर ये पूछा जा सकता है इसने किसको पॉलिटिकल रूप लेने के बाद किसने आगे बढ़ाया। तब गुरु राम सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें क्या करता है, मैचिंग करनी है। आल्प्स, अच्छा ये माउंटेन्स दिए गए हैं और पूछा गया है कौन से टाइप का है। तो आल्प्स जो है ये आपका फोल्डेड माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत है। वॉस्जस जो है ये रिफ्ट वैली का बना हुआ है, तो ये हो जाता है भ्रंशोथ पर्वत। वॉस्जस विंध्य जो है ये रेसिडुअल में आता है, रेसिडुअरी। उसके अलावा फ्यूजियामा ये जापान वाला, ये है वॉल्केनिक। ठीक है, उसके बाद मैच कर लेगा नीचे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी। देखिए कल्याणकारी, समाजवादी, राजनीतिक, ये सारे जो हैं भारतीय संविधान में हैं। साम्यवादी राज्य की कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, ना ही इंटरनल तौर पे और ना ही ये वर्ड यूज़ हुआ है। देखिए कल्याणकारी राज्य तो वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि उस प्रियम्बल में देखने को मिलता है। समाजवादी राज्य जो है जिसे हम कहते हैं सोशलिस्ट, तो ये वर्ड प्रियम्बल में हमें मिलता है और डीपीएसपी में भी आता है। इसके अलावा राजनीतिक समानता, ये जो है राजनीतिक समानता, अब देखिए एक है इक्वालिटी, समानता की बात कर रहे हैं, इसके साथ जस्टिस, राजनीतिक जस्टिस, न्यायता, न्याय, राजनीतिक न्याय जिसे कहते हैं, तो ये दोनों ही देखने को मिलते हैं हमारे संविधान में। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी कहें या फिर जस्टिस कहें, दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो ये तो बिल्कुल है। समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट राज्य ये भी है, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये बोलते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन साम्यवादी राज्य नहीं है। नेक्स्ट है लोकसभा का नेता कौन होता है? देखिए लोकसभा में कौन कौन आते हैं, वही आते हैं जो मेजॉरिटी वाले लोग होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी जिन जो वोट के थ्रू जो जीतते हैं जो, तो उन्हीं का फिर लीडर जो है वो वहाँ का क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो उसका नेता कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट है सतत विकास के लिए आवश्यक है जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। देखिए इसके एसडीजी के 8
काफ़ी सारे गोल्स हैं, जिनमें से ये जैविक विविधता यानी कि डाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन भी है, प्रिवेंशन है, इसके अलावा पॉल्यूशन को भी रोकने के लिए है, कंट्रोल करने के लिए है, गरीबी को कम भी करना है, पॉवर्टी के लिए भी है, बहुत सारे गोल्स हैं इसमें एसडीजी में, तो ये सारे ही यहाँ पर सही हो जाते हैं। विशाखा गाइडलाइंस किससे संबंधित है? देखिए विशाखा गाइडलाइंस जो है ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो देखिए हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था? मुगलों के बीच हुआ था, ठीक है, मुगल्स के बीच हुआ था। तो इधर मुगल साइड कौन थे? मानसिंह थे, मानसिंह थे, और कौन थे? आसफ खान थे, आसफ खान थे, ठीक है। और इधर कौन था? हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ कई सारे लोग थे। एक तो भील जो ट्राइब होती, भील ट्राइब, वो लोग शामिल थे, इसके साथ ही अफगानी लोग भी शामिल थे। और अफगानी में कौन था? हकीम खान था, वो इसका नेतृत्व करा था अफगानी तौर पे, तो वो इसका हो जाता है सेनापति, हकीम खान, याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें मैचिंग करनी है, राजवंश है और राजधानी। देखिए जो विजयनगर साम्राज्य था वहाँ से ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इनकी राजधानी पूछी जाती है, जिनमें से काकती ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। काकती का कौन है? वारंगल है, याद रखिएगा। काकती की राजधानी क्या थी? वारंगल थी। यादव की कौन थी? देवगिरी थी। पांड्य की, अब पल्लव और पांड्य में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो पल्लव पांड्य को कैसे याद रखेंगे? पांड्य में क्या आ रहा है? डी आता है, और मदुरा में भी क्या आता है? डी। अगर इंग्लिश में आप लिखेंगे तो डी आएगा, मदुरा, या ऐसे याद रखिएगा, मदुरै। और पल्लव की क्या हो गई? कांची हो गई, पल्लव की कांची। तो यहाँ से नीचे मैच कर लीजिएगा। काकती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, वारंगल। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखिए इसमें जो ये सुरक्षा परिषद ये जो है, इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं, यूएन के टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो आपके परमानेंट हैं, बाकी 10 जो हैं वो टेम्परेरी हैं। अब ये कैसे होते हैं? ये 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, इसमें चुनाव होते हैं, 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं कंट्री मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं है? तो कौन है पहले हम ये देख लेते हैं, ये 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। तो इसमें है यूएसए, चाइना, इसके अलावा फ्रांस, रशिया, इसके अलावा आपका एक आता है ब्रिटेन। 1 2 3 4 5, तो ये मेंबर्स हो गए आपके। अब देखिए यहाँ पर कौन? जर्मनी जो है इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये 5 याद रखिएगा, इसके अलावा जो भी ऑप्शन में हो वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? यानी कि सीमेंट का क्या पूछा है? कंपोजिशन, वो भी मेन कंपोनेंट कौन सा है इनमें से? तो मेन देखिए कई सारे हैं वैसे तो, कैल्शियम ऑक्साइड आपका है, और सिलिका है, एलुमिना है, जिसे हम तो यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप उसका फॉर्मूला भी देखते चलिए। एलुमिना Al2O3, सिलिका SiO2, और ये आपका लाइम हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड लाइम भी कहते हैं, इसी को चूना पत्थर कहते हैं। और इसके बाद आपका आता है मैग्नीशिया भी आता है, काफ़ी सारे आते हैं, मैग्नीशिया भी आता है, कैल्शियम सल्फेट भी आता है, काफ़ी सारे हैं इसके। लेकिन जो मेन है वो टॉप 3 ये हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम चूना पत्थर हिंदी में कहते हैं। तो इसका मेन कंपोजिशन कौन सा हो गया? चूना पत्थर हो गया, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद आता है सिलिका सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आपका एलुमिना आता है, ठीक है। तो इसकी ये कुछ सीक्वेंस है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? जो वहाँ पर नेशनल हाईवेज वगैरह हैं, तो पूछा है किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा है लंबाई। तो अगर हम लेटेस्ट इसके सर्वे की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात में है, फिर आता है आपका महाराष्ट्र के बाद फिर आता है आपका कर्नाटका, फिर गुजरात आता है, फिर गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद फिर तमिलनाडु है। तो टॉप 5
याद होने चाहिए। इसके बाद यूपी है, यानी कि 6 नंबर पे कौन सा है, यूपी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा है, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तमिलनाडु और फिर यूपी है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो गई लेंथ, महाराष्ट्र की हो गई। नेक्स्ट है, इनमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये अच्छा कुछ कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड्स हैं और ऑयल रिफाइनरी भी दी है। तो ऑयल रिफाइनरी तो मथुरा बिल्कुल सही है। इसके बाद डीजल लोकोमोटिव की बात करें तो ये वाराणसी, यूपी के वाराणसी में है डीजल लोकोमोटिव, डीएलडब्ल्यू जिसे कहते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पूरा फुल फॉर्म है इसका। इसके अलावा इंडियन टेलीफोन की अगर हम बात करें तो ये रायबरेली सही, इसकी भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं ना, जैसे एक ही नहीं होती, जैसे डीएलडब्ल्यू से वाराणसी में नहीं, या फिर इंडियन टेलीफोन से रायबरेली में नहीं है, कई सारी हैं, लेकिन यहाँ पर रायबरेली बिल्कुल सही है। इसके अलावा बीईएल की अगर हम बेल की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग है कैसे, क्योंकि यूपी में जो इसमें लगता है, यूपी का जो एरिया लगता है वो गाज़ियाबाद लगता है। अगर यहाँ पर यूपी का इनको देना था तो इनको गाज़ियाबाद देना चाहिए था, नोएडा नहीं, नोएडा में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये गलत है, सुमेलित नहीं है। बीईएल कहाँ है, गाज़ियाबाद में, यूपी के नोएडा रॉन्ग है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कौन सही सुमेलित नहीं है, श्री हरिकोटा। अच्छा, यहाँ पर रिसर्च सेंटर जहाँ से कोई भी मिसाइल या फिर रॉकेट जो होते हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, तो वो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग इन्होंने मैचिंग रखी है। तो आंध्र प्रदेश का श्री हरिकोटा ये बिल्कुल सही है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही है। थुम्बा केरला का थुम्बा ये भी बिल्कुल सही है। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटका ये बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं को अंडरलाइन कर लिएगा। ये है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है। पोखरन राजस्थान ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है संगमरमर क्या है। संगमरमर देखिए ये कैसी है, मतलब जिससे कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक मेटामॉर्फिक जो होती है वो कन्वर्जन के बाद बनती है ना रॉक, तो संगमरमर वो है। तो इसको हिंदी में कहते हैं कायांतरित चट्टान कहते हैं। और ये किसके चेंज होने से बनता है, ये लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना पत्थर होता है उसके चेंज होने के बाद ये संगमरमर बनता है। तो ये कौन सी हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक। हिंदी में कहते हैं कायांतरित चट्टान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह। देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल में। तो विशाखापट्टनम और कोची ये आपके नेचुरल हैं, विशाखापट्टनम और कोची। इसके अलावा चेन्नई और तूतीकोरिन, चेन्नई और तूतीकोरिन जो है ये आपके आर्टिफिशियल हैं, आर्टिफिशियल सी पोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, नेचुरल पूछा है, कोची, विशाखापट्टनम, यानी कि 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो देखिए अफ्रीका जो हमारा कॉन्टिनेंट है उससे तीनों होकर गुजरती हैं, इक्वेटर भी और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों होकर गुजरती हैं। तो अफ्रीका बिल्कुल सही है। और इसके जो मिरर इमेज है यानी कि साउथ अमेरिका, सॉरी इधर बनेगी तो वो कुछ इस टाइप से है, ऊपर बना देते हैं, वो इस टाइप के साउथ अमेरिका, तो उससे आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होकर गुजरती है, कैंसर होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, कैंसर कहाँ से गुजरती है, इंडिया से गुजरती है हमारे। तो याद रखिएगा ऐसा एक कॉन्टिनेंट है जहां से तीन होकर गुजरती हैं, अफ्रीका। नेक्स्ट है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसको जोड़ती है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्वाड जिसे कहते हैं ना, ये पूछा जाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना जो पूछी जाती है ये किसको जोड़ती है आपस में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। फर्स्ट ही बिल्कुल सही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, खेतड़ी, झरिया। अच्छा यहाँ कर ये पूछा गया है, तो खेतड़ी आपका राजस्थान में है, ये किसके लिए फेमस है, ये आपकी कॉपर माइंस के लिए फेमस है खेतड़ी। ठीक है, राजस्थान का खेतड़ी कॉपर माइंस के लिए फेमस है। इसके अलावा झारखंड का झरिया, झारखंड में कई सारे हैं, झरिया है, धनबाद है, सब काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पूरा माइनिंग एरिया है। तो झरिया जो है ये कोल के लिए फेमस है, कोल माइंस के लिए। इसके अलावा झारखंड में सिंहभूमि भी है, सिंहभूम ये झारखंड की ही है, और ये आयरन ओर के लिए फेमस है, लौह अयस्क। ठीक है, जिसे कहते हैं हिंदी में लौह अयस्क।
आयरन ओर, इसके प्रोडक्शन के लिए फेमस है सिंहभूम। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 2, 3 एंड 1, 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? देखिए दो टाइप की होती हैं, एक कोल्ड करंट होती है, कोल्ड करंट, और एक हॉट करंट्स होती हैं। तो यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन की पूछी गई है, साउथ अटलांटिक ओशन की। तो इसमें बेंगुला जो है, बेंगुला ये जो है ये कोल्ड है, बेंगुला कोल्ड है किसकी? अटलांटिक ओशन की। इसकी लिस्ट देख लीजिएगा, फेमस हॉट करंट और कोल्ड करंट, तो ये आराम से आपको मिल जाएगी, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक भारत की कौन सी पुरानी तेल शोधन इकाई है? सबसे पुरानी, देखिए ऑयल रिफाइनरीज तो काफ़ी सारे यहाँ पर हैं, जैसे कि मथुरा की बहुत फेमस है, मथुरा में है ऑयल रिफाइनरी। क्यों? यूपी से क्वेश्चन आता है कि कौन से जगह से ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है, तो वो मथुरा आ जाता है वहाँ पर आंसर। वैसे सबसे पुरानी की बात करें तो असम की डिगबोई सबसे पुरानी है, असम में डिगबोई में पुरानी सबसे पुरानी है ऑयल रिफाइनरी। इसके बाद हम बात करें कोयली है, कोयली आपका पड़ता है गुजरात में, सेकंड नंबर पे है ये गुजरात में। तो फर्स्ट पे असम की डिगबोई हो गई, सेकंड नंबर पे गुजरात की कोयली हो गई, थर्ड नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल का हल्दिया आ जाता है, वेस्ट बंगाल का हल्दिया, इसकी यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी भी है। और फिर आपका आता है यूपी का मथुरा फोर्थ नंबर पे। ये हम ऑप्शन वाइज बता रहे हैं। और फर्स्ट सबसे पुरानी कहाँ की है? असम में डिगबोई की। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत है? तो एटलस जो आपको मिलेगा वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, ऊपरी साइड जहाँ पर मोरक्को, ट्यूनीशिया वगैरह है सारे, मोरक्को वगैरह, तो अल्जीरिया, तो यहाँ पर आपको पूरा एटलस माउंटेन जो है फैला हुआ मिलेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नेक्स्ट है, देश और राजधानी कैपिटल, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, कैपिटल और वहाँ की करेंसी पता होनी चाहिए। तो ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, क्यूबा की आपकी हवाना है, कीनिया की नैरोबी है, ज़ाम्बिया की लुसाका है। तो 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर 20 राइट। नेक्स्ट है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो देखिए जूट का जो सबसे ज़्यादा एरिया फैला है वो वेस्ट बंगाल में है, इसे याद रखिएगा, जूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कौन? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, स्थानीय सरकारें आधार है, मतलब इसका बेस क्या है? लोकल गवर्नमेंट्स जो होती है, लोकल गवर्नमेंट, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में। तो लोकल गवर्नमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसका बेस क्या है? इसका बेस है लोकतंत्र, ठीक है, ताकि गांव-गांव तक भी लोकतंत्र को इंसान समझे, लोग समझें लोकतंत्र क्या है, पॉलिटिक्स, इन सारी चीज़ों को समझे, लोकतंत्र का मतलब समझे, ठीक है, तभी तो वो आगे वोटिंग और हर चीज़ को करेगा ना, प्रॉपर वोट करेगा, अपने लीडर को चुनेगा अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधाओं को समझेगा कि उसे क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं, कैसे प्रोसेस क्या। तो हर चीज़ जो लोकल गवर्नमेंट जो बनी है, पंचायतें जो बनी हैं, वो इसीलिए बनी है ताकि गाँव का भी इंसान जो है इन चीज़ों से गवर्नमेंट के साथ जुड़ पाए, उसके प्रॉफिट ले सके, जितनी भी पॉलिसीज आती हैं जितनी भी, तो उसको अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो देखिए जापान का है ओसाका, जापान का ओसाका है जिसको पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? देखिए सबसे पहले जब अर्थ ओरिजिन की ये बात आती है ना, अर्थ ओरिजिन की, तो दो कहा जाता है कि दो पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते थे, एक पार्ट था पैंजिया, एक पार्ट था पैंथेलासा। अब ये क्या है, और बीच में क्या था? टेथिस सागर था। तो देखिए पैंजिया जो है ये सॉलिड पार्ट को पैंजिया कहा गया, और जितना वाटर बॉडीज वाला पार्ट था उसको पैंथेलासा कहा गया, ठीक है। तो सॉलिड पार्ट जो था उसी से कॉन्टिनेंट्स हमारे बने अलग अलग, तो इसमें भी दो उसमें डिवाइड कर दिया गया, एक ऊपर वाला जिसे हम लॉरेशिया कहते हैं, लॉरेशिया, ये नॉर्थ साइड का जो पार्ट था उसे लॉरेशिया नाम दे दिया गया, और जो साउथ यानी कि मान लिया अगर ये इस तरह से पैंजिया है तो इसको इस तरह से कट कर देते हैं, अब ये नॉर्थ हो गया ये साउथ, तो नॉर्थ वाले पार्ट को लॉरेशिया नाम दे दिया गया, और जो साउथ वाला पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड नाम दे दिया गया, ठीक है। तो सॉलिड पार्ट अब इन्हीं से हमारे क्या बनेंगे? कॉन्टिनेंट्स बनेंगे। तो लॉरेशिया में जो जितने भी ऊपर के कॉन्टिनेंट्स हैं ना वो सारे आते हैं, यानी कि आपका आता है नॉर्थ अमेरिका,
नॉर्थ अमेरिका भी आता है। ग्रीनलैंड, जितने भी आइलैंड है उनको भी ले कंसीडर कर सकते हैं। ग्रीनलैंड है आपका, आपको एक ऊपर कौन सा है, यूरोप, यूरोप और एशिया, यानी कि यूरेशिया भी हम कंसीडर कर सकते हैं। अलग अलग कहेंगे तो यूरोप और एशिया कहेंगे। तो इसे ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया, ये सारे आते हैं लॉरेशिया के पार्ट। अब गोंडवाना लैंड में बाकी नीचे के कितने आते हैं, साउथ अमेरिका आता है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद फर्दर क्या होता है, इंडिया क्या है, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अफ्रीका से अलग हो गया था इंडिया, तो ये अफ्रीका का ही पार्ट है, इसलिए उसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है इंडिया। ठीक है, उपमहाद्वीप जिसे हम कहते हैं ना, उपमहाद्वीप, ये सारे महाद्वीप हैं। तो ये सारे आते हैं गोंडवाना लैंड में, और ऑस्ट्रेलिया भी हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका जो है हमारे लॉरेशिया का पार्ट है, इसलिए गोंडवाना लैंड का पार्ट नहीं। बाकी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, ये सारे किसके हैं, गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। नहीं को फोकस कर लिएगा। नेक्स्ट है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का क्या मतलब होता है कि हम लोग जो हैं, जितने भी पीपल्स हैं, कॉमन पीपल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट अपने लीडर को नहीं चुनते हैं। अलग अलग पार्टीज जो होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं। तो जिसके सबसे ज़्यादा वोट होते हैं वही मेजॉरिटी में आ जाता है, और वही क्या बन जाता है, उसी की पार्टी बनती है, उसी की गवर्नमेंट बन जाती है। तो क्या कहेंगे इसको, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व कहेंगे, यानी कि जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका प्रभुत्व कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है या लोकप्रिय का मतलब है कि जो लोगों के थ्रू जो चाहा हुआ, मनचाहा जो रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है ना, वो चीज़ हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन की सबसे प्रचलित माप है। देखिए इन्फ्लेशन होता है, ये सारा का पता चलता है, इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, तो इसके लिए कुछ मेजरमेंट्स होती होंगे ना। तो इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया है मूल सूचकांक, यानी कि प्राइस इंडेक्स, थोक मूल सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे हम WPI भी कहते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, CPI। तो ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो मेजरमेंट है वो है WPI। ठीक है, इसे याद रखिएगा, यानी कि आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये होती है समाजवादी राज्य। इसमें बस समझ लिए लोकतांत्रिक का मतलब एक इमेजिनरी ही है, इमेजिन ही इसे करते हैं, इसके नाम का सिर्फ यूज़ करते हैं, बाकी पावर किसी एक ही सत्ता के हाथ में होती है पूरी पावर। ठीक है, तो ये रियल में नहीं बल्कि इमेजिनरी लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई जिसकी मुख्य रणनीति थी। देखिए 1991 में किसकी गवर्नमेंट थी, PV नरसिम्हा राव थे उस टाइम, PV नरसिम्हा राव थे। ठीक है, और ये क्योंकि इससे कई सारे टाइप के क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो इसमें वहाँ पर जो उस टाइम पॉलिसी जो आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी, इन्होंने लाए थे, तो वहाँ पर एक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम कहते हैं BOP, और एक फिस्कल, आपका फिस्कल पॉलिसी जो होती है। तो इसको बचाने के लिए, इसको सही तरीके से इसको सुधारने के लिए, इन दोनों चीज़ों को सुधार लाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ नई लाई गई थी। उसमें था 3 उसके वो बहुत फेमस वर्ड हैं। एक था ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिसे हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण, जिसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन जिसे हम कहते हैं निजीकरण। एक होता है लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं उदारीकरण। ये 3 पॉलिसी को अपनाने की बात हुई थी कि इन तीनों को अपनाया जाएगा ताकि इसमें BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और जिसे हम हिंदी में कहते हैं भुगतान कोष, और फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोष जिसे हम कहते हैं राजकोषी, तो इनमें सुधार लाए जा चुके। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। और ये याद रखिएगा, ये ऐसे ही पूछा जाता है ये तीनों किसकी गवर्नमेंट के अंदर आई थी, कौन लाया था, तो ये भी PV नरसिम्हा राव लाए थे। और कब लाए थे, 1991 में। तो इससे कई तरह के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय धरोहर विकास और संवर्धन योजना, हृदय, एक योजना आई थी हृदय।
किसके लिए थी? ये थी जो पुराने जो हम लोग की विरासतें हैं, हेरिटेज वगैरह हैं, तो उनके प्रिवेंशन के लिए आई थी, यानी कि उनके प्रोटेक्शन के लिए आई थी, क्योंकि वो ख़राब हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ताकि उन्हें क्या मिले, एक उनकी वैल्यू मिले, उन्हें ओहदा मिले। तो ये इस चीज़ के लिए बनाई गई थी राष्ट्रीय धरोहर विकास और संवर्धन योजना, जिसे हम हृदय कहते हैं। संबंधित किससे? सांस्कृतिक विरासत शहरों के संरक्षण से। इसमें ये भी पूछा जाता है कि कितने सिटीज़, कितने शहर जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं, तो इसमें 12 सिटीज़ जो हैं शामिल किए गए थे, जिसमें यूपी में कौन से, यूपी से अलग पूछा जाता है, तो यूपी में आपका आता है एक मथुरा आता है और एक वाराणसी आता है, मथुरा और वाराणसी। वैसे बहुत सारे हैं आपका, साउथ के काफ़ी सारे हैं, जैसे वारंगल वगैरह है, और पुरी है उधर, कांचीपुरम है, गया बिहार में गया है, तो कई सारे हैं वैसे। और यूपी की अगर हम बात करें तो मथुरा और वाराणसी है। टोटल कितने हैं? 12 सिटीज़ हैं। देश में नागरिक सुरक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ की योजना लागू हुई? देखिए, नागरिक सुरक्षा को यानी कि सिटीजन सेफ्टी को फिर से जगाने के लिए एक प्लान था, 5 ईयर प्लान जो चलते थे, उसमें 100 करोड़ की योजना आई थी। कौन सा वाला 5 ईयर प्लान था? वो 11th नंबर का 5 ईयर प्लान था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी को संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के रूप में नामित कर उसे 5G ट्रायल पर रोक दिया? देखिए, चाइना की कंपनी है ये, हुआवेई, ठीक है, हुआवेई चाइना की कंपनी है। इसको जो है, इसको नेशनल थ्रेट बताया गया है। नेशनल थ्रेट किसके थ्रू? अमेरिका के थ्रू, यूएसए के थ्रू इसे बताया गया है, नेशनल थ्रेट है। क्यों? क्योंकि ये जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये उससे इसके सारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, इसलिए इसे नेशनल थ्रेट इसे कहा गया है। और 5G ट्रायल जो चल रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट है, भारत के 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों में यूपी के कितने नगर हैं? तो यूपी की अगर हम बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो उसमें टोटल 7 है। आपका कानपुर आपकी कैपिटल यानी कि लखनऊ आ जाता है, इसके अलावा इलाहाबाद आता है, और वाराणसी आता है, मेरठ आता है, और गाज़ियाबाद उधर आता है। गाज़ियाबाद कह सकते हैं। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और था आगरा, ये तो इलाहाबाद है जिसे हम प्रयागराज भी अब कहते हैं, और आगरा, ठीक है। तो ये टोटल 7 जो नगर हैं इनको शामिल किया गया है, जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख या उससे ज़्यादा, तो ये ध्यान रखिएगा, 7 है। तो ये यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन सही लगा होगा। जैसा भी हो फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम कल लेकर आएंगे। तो रोज़ डेली प्रैक्टिस सेट आएगा। किसी दिन अगर मान लो नहीं आ पाता है, क्योंकि अब अक्टूबर में होने के पूरे चांसेस हैं, अक्टूबर में पेपर होने के, तो हमने जो कैलकुलेट किया है तो उस हिसाब से डेली अगर प्रैक्टिस सेट आएगा तो सही रहेगा। उसके बाद भी काफ़ी टाइम बचेगा, तो उसमें देखेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाल देंगे, लास्ट टाइम पे कुछ की पॉइंट्स टाइप के दे देंगे, जिससे अच्छा रहेगा रिवीजन के तौर पे। थैंक यू सो मच।